वेक्टर्स पार्ट वन। आज इस वीडियो में हम लोग वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे और विशेषकर वेक्टर एडिशन पे ध्यान देंगे। और ये वीडियो जो है क्लास 11 के लिए बनाया गया है। इंट्रोडक्शन। फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह के होते हैं, स्केलर और वेक्टर। स्केलर वो जिसका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। कहने का मतलब ये कि उसका एक वैल्यू होता है लेकिन उसके साथ जुड़ा हुआ कोई डायरेक्शन नहीं होता है, दिशा नहीं होती है। और वेक्टर क्वांटिटीज वो जिसका मान और दिशा दोनों होता है, जिसमें मान और दिशा दोनों की जानकारी मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, स्केलर क्वांटिटीज के टाइम, मास, टेम्परेचर, ये सब जो भौतिक राशियां हैं, जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनके सबके एक एक वैल्यूज हैं लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं है। लेकिन अगर हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में देखते हैं तो देखो, वेलोसिटी, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, इन सब में मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक डायरेक्शन भी जुड़ा हुआ है। इन सब के लिए, इन सबको कंप्लीट तरह से बताने के लिए आपको एक डायरेक्शन बताना जरूरी है। तो ये सब हुए वेक्टर क्वांटिटीज और ये हुए स्केलर क्वांटिटीज। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी मैथमेटिकल डायग्राम में। हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एरोज whose length is proportional to the magnitude and the arrowhead is in its direction। मतलब ये जितना लंबा होगा ये एरो, उतना ज़्यादा उसका वैल्यू होगा, और ये जो एरो का दिशा जिस तरफ होगा उस तरफ हो जाएगा वेक्टर का दिशा। इसीलिए देखो, यहाँ 4 स्टेप्स में बताया गया है तो ये 4 न्यूटन, 2 स्टेप्स बनाया गया तो 2 न्यूटन, एक स्टेप बनाया गया तो 1 न्यूटन। हाँ, जब एक स्टेप से 1 न्यूटन बनाया गया तो ये एक यूनिट वेक्टर कहलाएगा। इसीलिए इसके ऊपर एरो का साइन नहीं देके देखो ये कैप साइन देंगे तो इसको हम लोग एक कैप कहेंगे। यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं? अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड। इक्वल वेक्टर्स, वेक्टर्स हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम। अगर दो वेक्टर्स के मान और दिशा दोनों सेम हो जाए तो उसे हम लोग इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। लेकिन अगर दोनों का वैल्यू सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, जैसे ये वेक्टर इस दिशा में और बी वेक्टर इस दिशा में, तो एक दूसरे के वो अपोजिट होंगे, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर्स, अगर सभी वेक्टर्स एक डायरेक्शन में हो तो उसे हम लोग कोलिनियर वेक्टर्स कहेंगे। वेक्टर्स हैविंग सेम और डिफरेंट मैग्नीट्यूड बट इन द सेम डायरेक्शन। तो नेक्स्ट है एडिशन ऑफ वेक्टर्स, जो मेन पार्ट है, हम लोग वहां पे अभी पहुंचते हैं। ये वीडियो जिसके लिए विशेषकर बनाया गया है। वेक्टर्स कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड यूजिंग ऑर्डिनरी लॉज ऑफ एल्जेब्रा, दे आर एडेड ज्योमेट्रिकली। वेक्टर्स को हम लोग ज्यामिति से जोड़ते हैं, हम लोग इसको सिंपली ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे हम लोग नॉर्मल प्लस माइनस अब तक सीखे हैं वैसा नहीं करना है, इसको हम लोग को ज्योमेट्रिकली ऐड करना है। और ये जो प्रोसेस है दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को जोड़ने का, द प्रोसेस ऑफ एडिंग टू और मोर वेक्टर्स इज कॉल्ड एडिशन ऑफ वेक्टर्स एंड द सिंगल वेक्टर ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट। और इन सब से ऐड करने के बाद जो हमको एक अकेला वेक्टर मिलेगा उसे हम लोग रिजल्टेंट कहेंगे। वेक्टर ऑफ लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, कितना तरीके से हम लोग वेक्टर को जोड़ सकते हैं। एक है ट्राइंगल लॉ, दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ और तीसरा है पॉलीगॉन लॉ। ट्राइंगल लॉ, if two vectors are represented by two sides of a triangle taken in the same order, दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये दोनों को एक ट्राइंगल के दो साइड से रिप्रेजेंट किए हैं जो एक के बाद एक है, तो जो तीसरा साइड बनेगा, लेकिन इस ऑर्डर में नहीं, इसके अपोजिट ऑर्डर में। ये देखो, ये ऐसे जा रहा था तो ये इस तरफ से वापस ना आके उल्टा जा रहा है, तो ये जो लाइन होगा थर्ड लाइन, टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर, ये रिजल्टेंट है। a प्लस बी इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। अब हम लोग देख लेते हैं कि मैथमेटिकली इसका वैल्यू कितना निकलेगा। मैग्नीट्यूड मतलब मान, ये जो वेक्टर था ए वेक्टर, इसको हम लोग ऐसे इस तरफ आगे बढ़ा दिया, प्रोड्यूस कर दिया, और उसी तरह से ये क्यू पॉइंट से हम लोग यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, 90 डिग्री वाला एक लाइन ड्रॉप किए। तो यहाँ पे जो एंगल बना ये है एंगल थीटा, ये दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है। ए और बी के बीच का एंगल ये वाला नहीं, ये वाला है, क्योंकि हम लोग मान सकते हैं कि ये वेक्टर का दिशा इस तरफ है और इसका दिशा इस तरफ है, तो इन दोनों के बीच का एंगल ये कहलाएगा, इसे कहेंगे एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, थीटा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट। तुम लोग ये पढ़ चुके हो शायद ट्रिग्नोमेट्री में कि ऐसा एक त्रिभुज है, ये अगर बी है ये लाइन, तो ये जो बेस लाइन है ये होगा बी कॉस थीटा, और ये जो ये परपेंडिकुलर लाइन है ये होगा बी साइन थीटा।
क्योंकि तुम लोग जानते हो कॉस थीटा का मतलब होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, भूमि बाय कर्ण। तो इसीलिए ये लाइन जो है ये बी कॉस थीटा कहलाएगा और ये वाला लाइन जो है ये है बी साइन थीटा। ये पॉइंट को हम लोग एस नाम दे देते हैं। अब एक ट्राइंगल देखते हैं, बड़ा वाला ट्राइंगल पी क्यू एस। ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ये एक 90 डिग्री वाला ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, हिंदी में समकोणी त्रिभुज। तो इसमें पिथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। ये वाला साइड का स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर मतलब पी एस का स्क्वायर प्लस एस क्यू का स्क्वायर। ये पिथागोरस तुम लोग पहले भी पढ़ चुके हो। तो अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसके वैल्यूज पुट अप कर देते हैं। पी क्यू की जगह हम लोग इस लंबाई को आर नाम दे देते हैं, रिजल्टेंट है। और पी से लेकर एस को हम लोग दो भाग में तोड़ेंगे। पी से लेकर पहले टी तक पी टी, ये रहा पी टी, और फिर टी से लेकर एस तक टी एस। पी टी प्लस टी एस का स्क्वायर प्लस एस क्यू का स्क्वायर, ये एस क्यू का स्क्वायर। तो पी टी प्लस टी एस की जगह पे पी टी के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ए, ये देखो ये पी टी बराबर ए है और टी एस बराबर बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा बिठा दिया। और एस क्यू ये वाला जो लाइन है ये है बी साइन थीटा, बी साइन थीटा बिठा दिया। तो हमारे पास इसको अगर खोल देंगे तो फिर क्या वैल्यू आएगा, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला में टूटेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, मतलब ये ए स्क्वायर होगा और बी स्क्वायर का मतलब बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा और टू ए बी का मतलब टू इंटू ये टू इंटू ए इंटू बी कॉस थीटा प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो अब हम लोग देखते हैं इनको, इनमें से बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को थोड़ा आगे ले लेते हैं और इसको पीछे ले लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं इन दोनों को। अब हम लोग जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा जोड़ के 1 होता है। तो यहाँ पर अगर हम बी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा पड़ा रहेगा ब्रैकेट के अंदर। तो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को जोड़ के 1 हो जाएगा, इसीलिए हम लोग सिर्फ यहाँ पर इसके जगह पर बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम लोग हमारे पास आया ए स्क्वायर प्लस इन दोनों की जगह बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। तो आर का वैल्यू कितना आएगा, इसको हम लोग दोनों साइड में स्क्वायर रूट कर देते हैं। आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट है आर और इसका स्क्वायर रूट हो गया रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। तो इस तरह से हम लोग दो वेक्टर्स के का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं अगर हम लोगों को दोनों वेक्टर्स के मान मालूम है और वो कितने डिग्री एंगल पे काम कर रहा है, कितने कोण पे काम कर रहा है उसके बारे में पता है, तो हम लोग निकाल सकते हैं ट्राइंगल लॉ से कि कितना वैल्यू है उसके मैग्नीट्यूड का, रिजल्टेंट का। रिजल्टेंट का मतलब वो हुआ कि दोनों वेक्टर का योगफल कितना हुआ उसका मान निकाल सकते हैं। सिर्फ मान निकालना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये एक वेक्टर है तो उसका दिशा भी निकालना पड़ेगा, मान निकालना पड़ेगा कि यहाँ से कितना डिग्री एंगल पर तुमको आर मिला। तो दिशा दिखाने के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग को ये वाला दिशा मतलब ये वाला एंगल अल्फा एंगल निकालना है। ये ट्राइंगल पी क्यू एस, फिर बड़ा वाला ट्राइंगल पी क्यू एस, ये वाला पी क्यू एस जो है ना पी क्यू एस, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में देखो टेन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर है क्यू एस और बेस है पी एस। तो परपेंडिकुलर क्यू एस का मतलब कितना हुआ बी साइन थीटा और बेस का मतलब कितना हुआ ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये है ए और ये है बी कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अल्फा का मान कितना निकालेंगे, ये तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री में बाद में सीखोगे कि अगर tan अल्फा इज इक्वल टू समथिंग देन अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ दैट थिंग। मतलब अगर हम लोग कहेंगे या अल्फा का मान कितना है यहाँ से, तो tan को इस तरफ ले जाएंगे विथ माइनस पावर, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो 1/tan है, इसको ऐसे लिखा जाता है कि अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स, फिर ये वाला चीज़ जो अंदर पड़ा रहा, तो क्या पड़ा रहा बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। इसके बाद हम लोग पैरेललोग्राम लॉ पे आते हैं। पैरेललोग्राम लॉ में देखते हैं इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट, मतलब दो वेक्टर्स हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, अगर इनको हम लोग एक समानांतर चतुर्भुज तुम लोग को याद होगा पैरेललोग्राम मतलब उसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है, इसके साथ ये पैरेलल और इसके साथ ये पैरेलल, तो ये पैरेललोग्राम है समानांतर चतुर्भुज। तो अगर हम लोग दो वेक्टर्स को उनके दो वेक्टर्स के साइड्स, दो वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं पैरेललोग्राम के साइड्स के रूप में,
तो जो उनका डायगोनल होगा कमिंग आउट फ्रॉम द सेम पॉइंट विल बी देयर रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट हो जाएगा ये। तो हम लोग कह सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर, मतलब डायगोनल हो गया रिजल्टेंट जब एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आपके वेक्टर्स हैं जिनको जोड़ना है। अब इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं बिल्कुल पहले के तरीके से। देखो इसमें और ट्रायंगल लॉ में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि ये अगर बी वेक्टर है तो ये भी बी वेक्टर होगा। फिर से बोल रहा हूँ, ये लाइन अगर बी वेक्टर है तो ये भी बी वेक्टर होगा, क्योंकि दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं। क्यों इक्वल वेक्टर्स हैं? क्योंकि दोनों की लंबाई सेम है और दोनों एक ही दिशा में है। तो अगर आप देखें ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ये आर वेक्टर है, तो ये तो रिजल्टेंट होना ही चाहिए ट्रायंगल लॉ से। इसीलिए ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। बात करते हैं पॉलीगॉन लॉ की। यहाँ पे जब बहुत सारे वेक्टर्स को जोड़ना है तब यूज करते हैं इफ अ नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय साइड्स ऑफ एन ओपन कॉन्वेक्स पॉलीगॉन टेकन इन द सेम ऑर्डर। मतलब ये देखो, ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, ये है सी वेक्टर, ये है डी वेक्टर। ऐसे बहुत सारे वेक्टर्स को एक के बाद एक अगर हम लोग प्लेस कर दें और ये एक कॉन्वेक्स तरीके से तैयार हो रहा है। कॉन्वेक्स मतलब जो बाहर की तरफ निकला हुआ है, ऐसे नहीं कि अंदर की तरफ धंसा हुआ है। तो जब बाहर की तरफ से निकला हुआ इस तरह से अगर एक कॉन्वेक्स पॉलीगॉन बनने वाला है, अगर यहाँ से एक लाइन खींच दे तो जो क्लोजिंग साइड होगा, ये जो क्लोजिंग साइड इस ऑर्डर में, इसी ऑर्डर में नहीं, इसके अपोजिट ऑर्डर में, टेकन इन द रिवर्स ऑर्डर, विल बी योर रिजल्टेंट। रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। ये इसका प्रूफ बहुत ईजी है। देखो कैसे प्रूफ कर सकते हैं। ये हम लोग जानते हैं, देखो ये जो लाइन है ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होना चाहिए बाय ट्रायंगल लॉ। अच्छा, अगर ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, तो ये वाला लाइन कितना होगा? ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और सी वेक्टर, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। उसी तरह से अगर हम लोग देखें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये वाला लाइन है, ये वाला है डी वेक्टर, तो ऑब्वियसली ये वाला कितना हो जाएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। तो इसी तरह से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं पॉलीगॉन लॉ को। कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देख लेते हैं। अ बोट इज फ्लोटिंग इन अ रिवर। मान लो कि एक नदी है, उसमें एक नाव है। टू मैन पुल इट फ्रॉम अपोजिट साइड्स। एक इस तरह से खींच रहा है और एक इस तरफ से खींच रहा है विथ फोर्सेस 200 न्यूटन एंड 150 न्यूटन। मान लो एक तरफ 200 न्यूटन से खींचा, एक तरफ 150 न्यूटन से खींचा, एंड विथ एंगल 60 डिग्री, मतलब ये एंगल जो है इन दोनों के बीच में 60 डिग्री है। इन विच डायरेक्शन विल द बोट गो? बोट किस डायरेक्शन में जाएगा? तो हम लोग को पहले पैरेललोग्राम खत्म करना पड़ेगा। पैरेललोग्राम को कंप्लीट करो, फिर ये डायगोनल बनाओ। तो दिख रहा है कि ये रिजल्टेंट इस दिशा में है, मतलब बोट जो है वो अल्टीमेटली इस दिशा में जाएगा, इस पिंक दिशा में जाएगा, अगर दो व्यक्ति इस तरफ से और इस तरफ से खींचेंगे तो। ठीक है, अब ये जो लाइन है फिर इसे हम लोग रिजल्टेंट कहेंगे। ये है हमारा फाइनल फोर्स, जिस फोर्स से ये बोट आगे बढ़ेगा। और ये 60 डिग्री कोण, और ये वाला कोण वो एंगल है जो तुमको निकालना है। तुमको पता चलेगा कि किस डायरेक्शन में ये बोट जा रहा है। फॉर्मूला हम लोग का है रिजल्टेंट का, ये इसको हम लोग यूज करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। ये 600 नहीं, ये 60 डिग्री होना चाहिए। हाँ, ये 0 हो गया। तो हम लोग नेक्स्ट में बोल सकते हैं कि कितना आएगा ये हो जाएगा 40,000 प्लस इसका स्क्वायर किया 22,500 और इस सबको मल्टीप्लाई करके cos 60 डिग्री, ये 0 नहीं होना चाहिए, ये 60 डिग्री होगा। हाँ, cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 0.5। आप कैलकुलेटर में भी देख सकते हैं, या फिर आप पहले भी पढ़ चुके हैं। cot 60 हाफ होता है, तो हाफ का मतलब 0.5। तो इसको हम लोग फिर वैल्यू पुट अप करेंगे और हमारे पास जो फाइनली एक्सप्रेशन आएगा वो 304.14 न्यूटन है। याद रखें, आप क्लास 11 में हैं, अभी आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक साइंटिफिक कैलकुलेटर खरीद लेंगे, ज़्यादा आसान रहेगा। या फिर आप अपने मोबाइल में भी अभी फ़िलहाल कर सकते हैं। हालांकि परीक्षा में अलाउड नहीं रहेगा मोबाइल, लेकिन साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड रहेगा। साइंटिफिक कैलकुलेटर खरीद लीजिएगा अगर एग्ज़ाम के लिए, अभी नहीं बाद में, तब आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये तो हुआ मैग्नीट्यूड कितना फोर्स से ये आगे जाएगा। अगर इधर 200 और इधर 150 फोर्स से खींचा गया तो अंत में ये इधर 304.14 न्यूटन से आगे जाएगा।
तो कितना एंगल होगा ये एंगल निकालना है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा प्लस ए प्लस बी कॉस थीटा हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो हम लोग देख लेते हैं अब ये b का वैल्यू कितना है 150 और a का वैल्यू है 200 और थीटा का वैल्यू है 60 डिग्री, तो हम लोग बिठा देंगे और हमारे पास फाइनली जो आंसर आएगा आप कैलकुलेटर में दबा के कर सकते हैं। tan अल्फा इज इक्वल टू 0.472। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू भी, इसको भी आप कैलकुलेटर से करके देख सकते हैं कि वैल्यू आएगा 25.28 डिग्री। तो हम लोग को पता चला कि अल्टीमेटली इस तरफ जो है ये 25.28 डिग्री इतना एंगल से ये सामने की तरफ बढ़ेगा। तो और फोर्स है इतना। तो इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं और दो वेक्टर्स को जोड़ भी सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग वेक्टर सब्ट्रैक्शन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, ये सब हम लोग सीखेंगे। थैंक यू।